हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, चौहान वंश हम पढ़ रहे थे, तो चौहान वंश की एक शाखा स्टार्ट की थी, अजमेर के चौहान वंश। तो मैं अजमेर के चौहान वंश तो पढ़ ली थे, विग्रहराज चतुर्थ तक पढ़ ली थे। तो क्यों ना आज क्लास को कंटिन्यू किया जाए और जहाँ छोड़ा वहाँ से क्लास स्टार्ट करें। तो वैसे मैं सबसे पहले अजय राज पढ़ा था, अनुराज पढ़ा था, विग्रहराज चतुर्थ पढ़ा था। और जो इम्पोर्टेंट है वो शासक हम पढ़ेंगे, जहाँ से प्रश्न आता है। बस आज हम पढ़ लेते हैं, मतलब इम्पोर्टेंट में लास्ट शासक पढ़ेंगे, वैसे लास्ट भी है तो बहुत इम्पोर्टेंट है। पृथ्वीराज थर्ड पढ़ेंगे, तो क्यों ना आज पृथ्वीराज थर्ड को पढ़ लिया जाए। तो दोस्तों, हम पढ़ लेते हैं पृथ्वीराज थर्ड। पृथ्वीराज थर्ड, पृथ्वीराज थर्ड पढ़ेंगे तो इसमें पृथ्वीराज थर्ड का शासन काल भी पढ़ लेंगे। 1177 से 1152 तक, क्योंकि ब्राह्मण में लास्ट युद्ध हुआ था, उसमें तराइन का लास्ट युद्ध में। तो फिर अजमेर अजमेर में चिश्ती संप्रदाय आगे, वो मोहम्मद गोरी आ गए थे, वैसे दिल्ली पर मतलब गोरी ने मतलब अधिकार कर लिया था। तो ब्राह्मण तक ही पढ़ेंगे था। इसका ना जन्म हुआ ना तो 1167 में हुआ था। जन्म 1167, 1167 में इसका जन्म हुआ था। 1177 में ये मतलब शासक बन जाता, मात्र 11 वर्ष की आयु में ही मतलब ये शासक भी बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं। इसकी माता का नाम था कर्पूरी देवी। माता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, माता कर्पूरी देवी। पिता सोमेश्वर, पिता सोमेश्वर, माता कर्पूरी देवी, पिता सोमेश्वर। इसको ना माता और पिता का भी प्रश्न पूछा है, इसका जन्म पूछा हुआ है क्योंकि इम्पोर्टेंट है। और इसका मतलब उपनाम भी पूछे, उपनाम या उपाध्याय बोल लो, उपनाम। बहुत से उपनाम इसके उपाध्याय है। जैसे इसको राय पिथोरा कहा गया है, दल पंगुल कहा गया है, अंतिम हिंदू सम्राट गए। वैसे अंतिम हिंदू सम्राट अलग अलग, किसी कहीं पे हेमू को बताया गया है, कहीं पे महेंद्र पाल द्वितीय को बताया गया है। ये अंतिम हिंदू, इसको राय पिथोरा कहा गया है, राय पिथोरा, राय पिथोरा, ठीक है। और दल पंगुल, दल पंगुल भी कहते हैं, दल पंगुल। दल पंगुल का अर्थ होता है विश्व विजेता। आप ऐसे लिख लीजिए, विश्व विजेता। वैसे उस टाइम लोग ऐसे भी जानते थे इतना ही है विश्व, विश्व, क्योंकि दिल्ली पर राज करते थे, तो उस उन लोगों के लिए तो ही था विश्व। दल पंगुल विश्व विजेता, और इसको अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा जाता है। अंतिम हिंदू सम्राट, अंतिम हिंदू सम्राट। ये तो थे इसके उपाध्याय कह दो या उपनाम कह दो। और चौहान वंश का अंतिम शासक, चौहान वंश का अंतिम सम्राट, ये तो उपाध्याय थी। पृथ्वीराज को हम जितना डीप पढ़ेंगे उतना ही कम है, क्योंकि पृथ्वीराज का तो जिक्र हर ना कोई मतलब पर्सन कहीं से कहीं आ ही जाता है। और इसके है ना, इसके दरबारी विद्वान थे ना, दरबारी विद्वान कह दो या मित्र कह दो, वो था चंद्रवर्धई। दरबारी, दरबारी विद्वान, दरबारी विद्वान या मित्र, चंद्रवर्धई। इसका बहुत अच्छा करीबी मित्र था चंद्रवर्धई। पृथ्वीराज के मतलब
अध्यक्ष थे, मतलब प्रधानमंत्री थे और सेना अध्यक्ष थे। प्रधानमंत्री था जो कदम वास बोलता है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कदम दास, या इसको कैमास भी कह देते हैं, कैमास। सेनाध्यक्ष सेनाध्यक्ष थे भुवनमल। ये तो था इम्पोर्टेंट के फैक्ट थे। सॉरी। अब पृथ्वीराज जी के जो प्रमुख अभियान थे ना, वो अभियान थे, कहाँ युद्ध किया, कहाँ जीते, कहाँ हारे, तो वो पढ़ लेते हैं। पृथ्वीराज के प्रमुख अभियान। पृथ्वीराज जी ने बहुत से अभियान किए थे, जैसे नागौर विजय है, महोबा विजय है, भंडारनाकों का दमन है, त्राइन का प्रथम युद्ध है, त्राइन का द्वितीय युद्ध है, और एक अच्छी सी कहानी आती है जो संयोगिता वाली। तो बहुत से अभियान है। इसमें हम सबसे पहले मतलब शिवकेश से पढ़े ना, तो पहले इन्होंने भंडारनाकों का दमन किया था। भंडारनाकों का दमन, भंडारनाकों का दमन, ये क्या था 1182 में। भंडारनाक एक जाति है, ये एक जाति मतलब सतलज से आई हुई जाति थी। यह एक, आप ऐसे, यह है एक सतलज से आई एक जाति थी। मतलब इसका दमन किया था ना, दमन इधर किया था अलवर, भरतपुर या मथुरा के आसपास। इसका दमन अलवर, भरतपुर व मथुरा के निकट किया था। ये तो था भंडारनाकों का दमन। और दूसरे नंबर पर अगर पढ़ेंगे तो महोबा विजय क्या था, महोबा विजय या तुमुल विजय। महोबा विजय या तुमुल विजय। तुमुल का युद्ध हुआ था, तुमुल विजय, ये भी 1182 में है। इसमें है ना, महोबा शासक जो थे ना, महोबा के शासक परमद्वितीय चंदेल, उसको इन्होंने पराजित किया था। और इसके जो सेनापति थे आला और उदल, उसको वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इसमें ऐसे लिखी, महोबा शासक परमद्वितीय चंदेल पराजित। महोबा शासक परमद्वितीय चंदेल पराजित। इसके सेनापति आला उदल और वीर गति को पराजित हो गए। आप ऐसे लिखिए, सेनापति आला उदल वीर गति को प्राप्त हो गए थे। वीर गति, ये इधर आला उदल है ना, इसकी मतलब महोबा में बहुत मान्यता है। जैसे अपने इधर मतलब राजस्थान में वो जो है ना, 4 हाथों वाले देवता
को मानते हैं ना, उसी तरह इनकी भी मतलब लोक देवता के रूप में इसकी पूजा की जाती है। तो इसको मतलब बहुत बहुत मतलब इसको मतलब रिस्पेक्ट मिलता है। और ये महोबा अगर ये पृथ्वीराज जी ने जीत लिया था ना, ये अलाउद्दीन ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे, तो महोबा पर है ना ये पृथ्वीराज अपने सेना नायक को दे देते हैं, पंजुन राय को सौंप देते हैं। महोबा पंजुन पंजुन राय को सौंप दिया था महोबा किसे सौंप दिया था? पंजुन राय को सौंप दिया गया था। अब भंडारनगर का भी दमन हो गया, महोबा विजय हो गए, तो तीसरा अभियान और ले लेते हैं, मतलब सीक्वेंस में चलेंगे। तीसरा अभियान होगा इसका नागौर विजय। नागौर विजय ये 1184 में हुआ था। नागौर विजय कब किया था? 1184 में। इसी में पृथ्वीराज और गुजरात के शासक भीमदेव सेकंड के मध्य युद्ध हुआ था। तो इसमें है ना भीमदेव सेकंड पराजित हुआ था। और इस युद्ध की मतलब जानकारी भी अच्छे अच्छे ग्रंथों से मिलती है, लेकिन इसकी मतलब युद्ध का कारण था आबू की राजकुमारी थी जिसका नाम इच्छिनी था। आप ऐसे पूरा कैसे लिखोगे वैसे? भीमदेव सेकंड गुजरात वर्सेज पृथ्वीराज चौहान विजय। पृथ्वीराज विजय हुआ था। इस युद्ध की मतलब कारण था ना आबू की राजकुमारी इच्छिनी था। कारण इस युद्ध का कारण आबू राजकुमारी इच्छिनी थी। युद्ध का कारण आबू की राजकुमारी इच्छिनी थी। अब ये नागौर विजय हो गया, ये भी 1184 में था। अब एक अच्छा सा होगा जहां पृथ्वीराज जी और कनौज के शासक जो जयचंद गढ़वाल, मतलब अगर जयचंद गढ़वाल और पृथ्वीराज को देखा जाए ना, विशेष तौर से पढ़ा जाए तो ये जयचंद गढ़वाल और पृथ्वीराज मतलब मौसी के बेटे थे। तो इन्होंने मतलब इसका मतलब जयचंद गढ़वाल ने अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर रचाया था। तो उसमें मतलब सभी मतलब आसपास के राजा थे, सबको न्योता दे दिया था, और पृथ्वीराज जी को न्योता नहीं दिया था, क्योंकि पृथ्वीराज और जयचंद गढ़वाल के बीच में मतभेद था। क्योंकि इनके जयचंद गढ़वाल और पृथ्वीराज मतलब मासी के बेटे थे, लेकिन इनकी जो नन्याल में इसका मामा नहीं था। तो इसके लिए मतलब इन्होंने मतलब जो नाना की संपत्ति थी ना, तो उस पे जयचंद गढ़वाल ने ज्यादा कब्जा कर रखा था, पृथ्वीराज को मिली नहीं थी। तो इसलिए इन दोनों मतलब आपस में नहीं बन रही थी। तो वैसे भी स्वयंवर में इसको बुलाया नहीं था। तो और इधर से संयोगिता थी, वो पृथ्वीराज को चाहती थी, मन ही मन लेटर लिखती थी और अच्छे से शायरियां भी बोलती थी। तो पृथ्वीराज को मतलब बुलाया नहीं, तो स्वयंवर में मतलब जो आसपास के राजा थे सबको बुला लिया, और संयोगिता को बोला, जो सभा बैठी थी इसमें स्वयंवर रचा हुआ था, और सबकी जगह मतलब अच्छे अच्छे लोग बैठे थे, मतलब सज धज के आए थे। और पृथ्वीराज की जगह मतलब जगह ही नहीं थी, लेकिन पृथ्वीराज की मतलब आदमकद मूर्ति बनाकर जहां लोगों ने जूते खोले थे वहीं पर पृथ्वीराज की मूर्ति रख दी थी। तो ऐसे लिखा आता है कई कई ग्रंथों में कि राजकुमारी आई संयोगिता, और उसने सबको मतलब पंडाल में जो भी बैठे थे सबको देखकर, आराम से देखकर, उसको पृथ्वीराज ही चाहिए था, क्योंकि पृथ्वीराज को वो प्रेम करती थी।
तो उसने देखा कि पृथ्वीराज कहीं पे नहीं बैठा है। फिर ऐसे लेती लेती माला लेती 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 बाहर चली गई। बाहर देखा तो जहाँ लोगों ने पगड़ियाँ पगड़ियाँ या जूते या जो भी हो XYZ वो खोल रखे थे, वहां पृथ्वीराज की छोटी सी आदमकद मूर्ति रखी थी। तो उसने वो माला उसके ऊपर डाली और लोगों में हाहाकार मच गया। लोगों ने ये मतलब जयचंद गढ़वाल के ऊपर ये भी प्रश्न उठा लिया कि आपको अगर पृथ्वीराज से विवाह करवाना था तो हमें क्यों बुलाया, और अगर हमें बुलाया तो हमारी बेइज्जती क्यों कर रहे हो। तो इतने में पृथ्वीराज चौहान जी आ गए और उसको उठा कर चल बसे। तो ये तो थी मतलब कहानी थी। इसको मतलब कई लोगों ने सही बताया, कई लोगों ने नहीं बताया, जिसमें पृथ्वीराज आसो ने चंद्रबरदाई ने भी इसमें बहुत से फैक्ट दिए हैं। लेकिन हम इसको सच्चाई कहाँ तक मानेंगे, लेकिन हम इसको यहाँ तक मान लगे कि ये एक प्रेम प्रसंग था। पृथ्वीराज रासो के अनुसार ये प्रेम प्रसंग था। इसमें आप ऐसे लिख लीजिए, संयोगिता संयोगिता ने स्वयंवर में संयोगिता के स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता को उठा लिया था। संयोगिता को उठाकर ले गए थे, उठाकर ले गए थे। इसका ना पृथ्वीराज और संयोगिता का मतलब प्रेम प्रसंग हुआ था तो वैसे ननियाल में हुआ था। तो टाबरों ने नानों ने तो भेजने नहीं चाहिए, क्योंकि नानों में जितना टाबर खराब होते तो नानों में खराब हुआ करे। वैसे अपने गांव में तो फिर भी मतलब रहता है। तो एक अपने मारवाड़ी में कहावत चले गए कि अट्ठे कहीं नानों है कहीं, मतलब नानों ने ज्यादा कहीं मतलब भाव दिया। अगर नानों ने नाम लियो मतलब आदमी एकदम गोडे सुनो राज कर सो जाओ कि बस अट्ठे तो अपना नानों। तो इसी कारण मतलब लोगों ने कहा है कि अगर नाना ने तो आप नहीं भेजना चाहिए। अगर भेजो तो ये देख लो, इतिहास गवाह है। अब ये पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम प्रसंग वहीं से स्टार्ट हुआ था। अब उठाकर ले गए, पृथ्वीराज जी चलते चलते गाने गा रहे थे, मैं तुझको भगा लाया तेरे बाप से घर से, तेरे बाप से घर से, अब तू क्या करेगी मेरी खुद की मर्जी से। तो ऐसे गाने बजाते बजाते पृथ्वीराज जी ले गए और पीछे वाले जो आए शासक आए हुए थे वो जयचंद गढ़वाल को गाली गाली दे रहे थे, क्योंकि इसको आपको ये इसको पसंद करती थी तो तूने हमें क्यों बुलाया। तो ये तो थी इसकी प्रेम प्रसंग कहानी थी। पृथ्वीराज जी लेकर भगा ले गए। और एक लास्ट में एक युद्ध होता है, तराइन का युद्ध। तराइन के दो युद्ध होते हैं। तो तराइन के युद्ध में मतलब मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है तराइन का युद्ध। ये होता है 1191 में, प्रथम युद्ध तराइन का। आप ऐसे लिख लीजिए, प्रथम युद्ध 1191। इसमें पृथ्वीराज चौहान जी विजय हो जाते हैं। इसमें भी पृथ्वीराज चौहान विजय। पृथ्वीराज चौहान जो भी युद्ध करते हैं उसमें विजय विजय हो जाता है। एक तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, इसमें पृथ्वीराज चौहान जी पराजित हो जाते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध, ये होता है 1192 में। इसमें पृथ्वीराज जी मतलब चौहान हार जाते हैं। इसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाती है, पराजय। इसमें पराजय के कारण भी मतलब और है, मतलब किस वजह से पराजित हुए थे। इसमें इसके जो सेनापति थे ना उदयराज, वो समय पर रवाना नहीं हुए थे। आप ऐसे लिख लीजिए, पराजय के कारण, पराजय के
एक नंबर सेनापति, जो इसके सेनापति थे ना वो समय पर रवाना नहीं हो पाए। सेनापति उदयराज, उदयराज समय पर रवाना नहीं हो पाए, समय पर रवाना नहीं हो पाए, नहीं हो पाए। दूसरा कारण है, इसके दो सेनापति थे जिसका ना एक नाम प्रताप सिंह था और दूसरे नाम सोमेश्वर था, वो मोहम्मद गोरी से मिल गए थे। सेनापति प्रताप सिंह तथा सोमेश्वर, यह मोहम्मद गोरी से मिल गए थे। ये हैं मोहम्मद गोरी से मिल गए थे, गोरी से मिल गए थे, मिल गए थे। ये था यार का कारण। और जैसे ये हार हुई तो पृथ्वीराज को मतलब मोहम्मद गोरी बंदी बना कर ले गए थे। ये लिखा हुआ अलग अलग लिखा है, अलग अलग ग्रंथ अलग अलग लिखते हैं। इस हार के बाद ना मोहम्मद गोरी को मतलब इसको मतलब मोहम्मद गोरी ले गए, पृथ्वीराज को गजनी ले गए थे और वहां इसकी मतलब गजनी ले गए तो आंखें निकाल दी थी और मतलब इसको बुरा हाल किया था। वैसे तो मतलब इस अलग अलग ग्रंथ हम कोई इसको 17 युद्ध बताते हैं, कोई 16 युद्ध बताते हैं। 16 युद्ध में मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज ने पराजित किया था। 17 युद्ध में मोहम्मद गोरी ने इसको मतलब पलटी मार के इसको पराजित किया कर दिया था। लेकिन पृथ्वीराज जैसे भी इसको पराजित करता था वो छोड़ देता था। लेकिन मोहम्मद गोरी ने कहा था कि मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं तो मैं तेरे को पराजित करके छोड़ दूं। वो उसको उठाकर ले गए और गजनी ले गए, वहां ले जाकर इसकी आंखें निकाल दी थी। आप ऐसे लिख ली, पृथ्वीराज, पृथ्वीराज को, ये पृथ्वीराज रासो के अनुसार, आप ऐसे पृथ्वीराज रासो के अनुसार चंद्रवृत्त लिखा ना, पृथ्वीराज को, पृथ्वीराज को गोरी, पृथ्वीराज को गोरी गजनी ले गया था, गजनी ले गया था, ले गया था तथा उसकी आंखें निकाल दी थी, उसकी आंखें निकाल दी थी, उसकी आंखें निकाल दी थी, निकाल दी थी, उसकी आंखें निकाल दी थी। उसका बुरा हाल किया था। इसको ना साथ में ले गए थे चंद्रवृदय को, इसके मतलब मित्र भी थे, इसके दरबारी कोई भी थे। तो एक दिन की बात है कि चंद्रवृदय और मोहम्मद गोरी जी दोनों से बैठे थे, आपस में बातें कर रहे थे। हालांकि शत्रु थे, शत्रु से बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसे ऐसे बात कर रहे थे। तो मोहम्मद गोरी ने मतलब पृथ्वी मतलब चंद्रवृदय को अपने मतलब पृथ्वीराज पर इतना भरोसा था कि ये शब्द विधि बाण थे, जहां बोल देते थे वहीं पे इसको मतलब बाण मार के उसकी हत्या कर देते थे। हत्या मतलब जो भी थे शिकार कर लेते थे। तो मोहम्मद गोरी और चंद्रवृदय आपस में गप्पे लड़ा थे, गप्पे लड़ाते लड़ाते मतलब चंद्रवृदय ने ऐसे बोला कि हमारे पृथ्वीराज जी ऐसे शासक हैं, जहां से आवाज आती वहीं से है ना ये धनुष मारे बाण मारेंगे और वहीं से शिकार कर लेंगे। तब गोरी ने इसको कहा कि आप क्यों मजाक बना रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। तब चंद्रवरदाई ने कहा कि अगर विश्वास नहीं हो रहा तो हमें धनुष बाण ला के दीजिए हमारे मतलब साहब को, और आप जहां से आवाज आएगी आप कहोगे किधर से आवाज आएगी, मैं उसको बोलूंगा उधर से मार देंगे। तब ठीक है, इन्होंने ये बात डन कर ली। तो गोरी ने मतलब धनुष और बाण पृथ्वीराज को लाके दे दिया और गोरी खुद ऊपर जाके बैठ गए। तब उसका चाल थी मोहम्मद गोरी की नहीं, मतलब चंद्रवरदई की चाल थी कि इसको मोहम्मद गोरी को मरवा दिया जाए पृथ्वीराज के हाथों से। तब उन्होंने मतलब धनुष बाण ला के दे दिया और पृथ्वीराज को मतलब बोल दिया कि जहां मैं बोलूं वहीं आपको धनुष चलाना है। तब जहां ऊपर सुल्तान बैठे थे ना,
मोहम्मद गोरी जहां बैठे थे तब इन्होंने चंद्र बरदाई ने एक दुआ बोला था कि 4 बांस 24 गज अष्ट अंगुल प्रणाम, ता ऊपर सुल्तान बैठो मत चूके चौहान। मतलब 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज अष्ट अंगुल 8 अंगुल प्रमाण, ये प्रमाण सहित बात कर रहे हैं। ये दुआ अच्छा है, वैसे मैं आपको लिख के बताता हूँ, बहुत अच्छा है। मैंने कई बार 4 बांस 24 गज 24 गज अष्ट अंगुल प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान बैठो है, सुल्तान बैठा, मत चूको सुहान। मतलब 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज अष्ट अंगुल प्रणाम प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान बैठो है मत चूको चौहान। इतने में इनका दुआ बोलना गया और चौहान जी ने धनुष लगाया और सीधा सीधा मोहम्मद गोरी के सीने में गया और खटाक से गिर गया। और जैसे ही गिरा तो लोगों में हाहाकार मच गया कि यार ऐसे कैसे हो गया, बाण कहाँ गया और कहाँ मारना था। तो चंद्रवर्दी और पृथ्वीराज को पता चल गया कि हमने मार तो दिया, फिर इन्होंने आत्महत्या कर ली। मतलब एक कोई तलवार लाई और तलवार से पृथ्वीराज ने अपने पेट के अंदर घुसे ली और चंद्रवर्दी अपने पेट के अंदर घुसे ली। ऐसे करके दोनों ने आत्महत्या कर ली और मोहम्मद गोरी से नहीं मरे थे। तो ये तो था अपने अजमेर का मतलब इतिहास, चौहान वंश का इतिहास था। ये तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि अजमेर के चौहानों की मतलब उन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया, कैसे कैसे हज किए, और ऐसे लोगों की तारीफ जितनी करे, मतलब 17 युद्ध की फिर भी उसको छोड़ दिया। लेकिन मोहम्मद गोरी ने एक युद्ध जीत तो ले आया, गजनी ले आया, उसकी आंखें निकाल दी। और मोहम्मद गोरी के समय में जैसे गोरी आए ना, तो उसके साथ ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती आए, तो भारत में चिश्ती संप्रदाय की नींव इसी समय पड़ी थी। चिश्ती मोहम्मद गोरी के समय, मोहम्मद गोरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन, मोहम्मद गोरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे तथा भारत में ना चिश्ती संप्रदाय की नींव पड़ी थी, तथा भारत में चिश्ती संप्रदाय की नींव पड़ी थी। संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं, भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। और इन्होंने ना अजमेर में अपनी दरगाह बनाई थी, अजमेर में दरगाह बनाई थी। अजमेर में इन्होंने दरगाह बनाई थी। इस दरगाह में एक बहुत अच्छी 2 कढ़ाई मिली हुई थी, एक छोटी देग और एक बड़ी देग। उसको देग भी बोलते हैं, आप कढ़ाई भी बोल सकते हैं, वैसे मारवाड़ी में कढ़ाई बोलते हैं और देग भी बोल सकते हैं। इसमें 2 देग है। इस दरगाह में 2 देग है, एक बड़ी देग एक छोटी देग। बड़ी देग अकबर ने मिलाई थी और छोटी देग जहांगीर ने रखवाई थी। बड़ी देग अब ऐसे लिख ली, बड़ी देग अकबर, छोटी देग जहांगीर। आप ऐसे भी याद रखें कि बड़ा अकबर है तो बड़ी देग अकबर ने, छोटा जहांगीर इसका बेटा है तो छोटी जहांगीर ने रखाई थी।
अभी सोचने की बात, मतलब सोचने की मतलब अफसोस की बात यह है कि इस देगों में मतलब मांस नहीं बनता है, इसमें मीठा भोजन बनता है। जब भी उर्स का मेला लगता है तो इसमें मीठा ही भोजन बनता है, मांस नहीं बनता है। और एक पृथ्वीराज के जो मित्र थे ना, चंद्रप्रदयी, ये चंद्रप्रदयी और पृथ्वीराज की मित्रता बहुत अच्छी थी। और पृथ्वीराज की मृत्यु के उपरांत मतलब जो पृथ्वीराज रासो लिखा था ना, वो चंद्रप्रदयी ने लिखा था। चंद्रप्रदयी लास्ट में चंद्रप्रदयी का जन्म हुआ था ना, इसका लाहौर में जन्म हुआ था। चंद्रप्रदयी का जन्म लाहौर, चंद्रप्रदयी का जन्म लाहौर में हुआ था। इसे पृथ्वी भट्ट भी कहते हैं, इसे पृथ्वी भट्ट भी कहते हैं। इसे एक साथ जन्म और एक साथ मरण भी कहते हैं। इसे एक साथ जन्म तथा एक साथ मरण भी कहते हैं। इस ग्रंथ को पृथ्वीराज रासो, इस ग्रंथ को है ना जलन में किया था। इस ग्रंथ को पूर्ण जलन ने किया था। जलन ने किया था। इस ग्रंथ को पृथ्वीराज रासो को ना जलन ने किया था। और ये तो था अजमेर के चौहान वंश का मतलब इतिहास। तो क्यों ना साथियों, आशा करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी तो लगेगी क्योंकि मैं भी मेहनत करता हूँ और साथ में आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते हो, आगे क्लास को शेयर भी करते हो। तो क्लास को विराम देते हैं और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।